हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस सीरीज के सेकंड पार्ट में CSCB 2018 के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, विच ऑफ द बिलो इक्वेशंस रिप्रेजेंट कास्टिग्लियानोस थ्योरम। U दिया हुआ है एज स्ट्रेन एनर्जी, P एज फोर्स एंड डेल्टा एज डिफ्लेक्शन। जैसा कि आप लोग को पता है कि कास्टिग्लियानो के दो थ्योरम होते हैं। पहला थ्योरम बोलता है कि द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ total strain energy with respect to any displacement is equal to the force causing displacement। जैसे कि कोई बीम है, इस पे हमने लोड लगाया, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम लोग इस डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो जिस लोड के कारण ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाता है। अगर ये वर्टिकल लोड के जगह पे अगर यहाँ पे मोमेंट होता, मोमेंट के कारण क्या आता है, रोटेशन, तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी रोटेशन है, ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू द फोर्स कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट थ्योरम। और सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स, इस टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स, ये बराबर हो जाता है उस फोर्स के डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हमको मिला है। जैसे कि ये फोर्स है, P के रेस्पेक्ट में, किए फोर्स के डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट मिला, डेल्टा। अगर फोर्स हमारा मोमेंट फोर्स रहेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट मिला, थीटा। ये है फर्स्ट और सेकंड कास्टिग्लियानो थ्योरम। क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड के बारे में नहीं पूछा है, तो दोनों में से जो भी मिलेगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of steel bridge having its floor resting on the lower portion of the main carrying member and placing the bracings on the traffic is called deck bridge, double deck, semi throw and throw bridge। डेक ब्रिज, डेक का मतलब होता है सरफेस, सरफेस जिस पे ट्रैफिक हमारा मूव करता है। ठीक है, डबल डेक का मतलब है डबल सरफेस, सेमी थ्रो और थ्रो देखते हैं अभी। डेक ब्रिज, इसमें क्या होता है, जो सरफेस हमारा होता है वो ऊपर में होता है, डबल डेक में ऐसे ही दो सरफेस होते हैं। थ्रो ब्रिज में ट्रैफिक मूवमेंट के लिए जो सरफेस होता है वो नीचे में होता है, और सेमी थ्रो में किसी इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्लोर रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, लोअर पोर्शन में, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, थ्रो ब्रिज। ये देखना, ये है डेक टाइप ट्रस ब्रिज, इसमें सरफेस कहाँ पे है, ऊपर में है, इसी को बोलते हैं डेक। ये है थोरो टाइप ट्रस ब्रिज, इसमें सरफेस कहाँ है, नीचे लोअर पोर्शन में। और ये सेमी थोरो टाइप ट्रस ब्रिज या फिर सेमी थोरो टाइप ट्रस ब्रिज, तो इसमें डेक कहाँ पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे। क्लियर। The use of Castigliano's theorem is limited to the calculation of displacement in linear elastic structure which is caused by। डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन मतलब डिफ्लेक्शन या फिर मोमेंट की। जैसे कि हमने देखा था, ये कौन सा थ्योरम है, सेकंड थ्योरम। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना है, मतलब इज कॉज्ड बाय P और M। P और M जब हमने अप्लाई किया था तभी ये डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिले थे, तो फिर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, P और M क्या है, हमारे अप्लाइड लोड्स, तो आंसर C। यहाँ पर लिखा है लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कास्टिग्लियानो थ्योरम के कुछ अजम्पशन है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है,
अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मटेरियल लीनियर इलास्टिक हो, सपोर्ट अनयील्डिंग हो, तो फिर कास्टिग्लियानो थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना स्टील का है। द डेप्थ of the bracket in the bracket connection can be computed with the help of which of the following equation if butt weld is used। वेल्डिंग कौन सा दिया हुआ है, बट वेल्ड। तो पूछ रहा है कि ब्रैकेट का डेप्थ क्या है। ठीक है, ब्रैकेट की डेप्थ पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका आंसर हो जाता है ये। डेप्थ मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा ब्रैकेट है। कैसा ब्रैकेट, टी, ये लगा हुआ है फ्लैंज के ऊपर, ये वेब है, ये फिर से फ्लैंज है। इस डेप्थ की बात कर रहा है, डेप्थ डी कितना है, 6m अपॉन सिग्मा पी टी। इसके केस में, बट वेल्ड केस में सिग्मा बी क्या है, ये होता है एफ वाई अपॉन गामा एमओ। गामा एम नॉट मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.1। ठीक है, ये था बेट वेल्ड के लिए। अगर फिलेट वेल्ड के लिए पूछेगा, वेल्ड अगर दे देगा फिलेट वेल्ड के लिए, उस केस में डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 6m अपॉन 2 FWD1 इंटू टी, ये पूरा अंडर रूट में। इसमें FW1 क्या है, FW1 इसमें है स्ट्रेस। ठीक है, फिलेट वेल्ड की स्ट्रेस पर यूनिट वेल्ड लेंथ, FWD1 इसकी वैल्यू हो जाती है FU अपॉन √3 गामा MW और मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा, ये दिख नहीं रहा होगा, √3 गामा MW इंटू 0.8 और इसमें टी हो जाएगा थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, KS, के होता है साइज ऑफ बेड और के की वैल्यू हमको अलग अलग एंगल के लिए पता है, जनरली कितना लेते हैं, 0.7। ये हो गया। और एम क्या हो जाएगा, P इंटू ई नॉट, एम हो जाएगा P इंटू इसेंट्रिसिटी, दोनों ही केस में, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा था बट वेल्ड के लिए और अपन फिलेट वेल्ड के लिए भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी up to which the column analogy method can be used। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर 3 से बड़ी होती है और एक केस अगर 3 या 3 से छोटी होती है, इस केस में हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड यूज करते हैं, और 3 या 3 से कम होने के केस में हम लोग फोर्स मेथड यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम मेथड में कौन कौन से आते हैं, हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, कानीज मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। स्टिफनेस मैट्रिक्स, कानीज मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों आएगा इक्विलिब्रियम में। और इसके अलावा जो को भी बचा वो आएगा फोर्स मेथड के अंदर। तो कॉलम एनालॉजी किस में आ गया, फोर्स मेथड के अंदर। फोर्स मेथड कब यूज करते हैं, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 या 3 से छोटी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फुटिंग इन द बिलो इमेज। ये इमेज दिया हुआ है, इसको देख के हमको बताना है कि ये कौन सी फुटिंग है। क्या है इसमें? ये फुटिंग है, ये कॉलम लगा हुआ है और ये एक बीम प्रोवाइड किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग। ये जो बीम अलग से दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? जो दो कॉलम को कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रैप बीम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रैप फुटिंग, ऑप्शन। स्लैब टाइप फुटिंग क्या होता है? एक स्लैब जैसा रहता है, उसके ऊपर सीधा कॉलम दे दिया। स्लैब वेब बीम में स्लैब रहेगा, उसके ऊपर बीम, उसके ऊपर फिर कॉलम दे दिया। और आइसोलेटेड आपको पता ही है, आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि अलग से। ठीक है, आइसोलेटेड सॉइल में भी पढ़ते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इसको। स्लोप्ड भी देते हैं, स्टेप्ड भी रहता है और सिंगल भी रहता है। ये देखो स्लैब टाइप फुटिंग, एक स्लैब जैसा दिया है, उसके ऊपर सीधा कॉलम दे दिया। स्लैब एंड बीम टाइप में ये स्लैब जैसा दिया, उसके ऊपर बीम और ये कॉलम। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका एलिवेशन है। ये वाला क्या है? फुटिंग है। ये ब्लू कलर का फिर से इसके ऊपर बीम है और ये कॉलम। ये है स्ट्रैप फुटिंग। ये बीम से जोड़ा हुआ है, इसको इसी बीम को बोलते हैं स्ट्रैप बीम। रियल में देखना, ये वाली फुटिंग है, ये कॉलम है, ये साइड का कॉलम, दोनों को जोड़ दिया है स्ट्रैप बीम्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Consider a fixed beam AB of span L and flexural rigidity EI in which end A is rotated, एंड A को रोटेट किया गया, rotated by theta A, then the moment induced at the end A is equal to KA theta A, where KA is called rotational stiffness and is given by। रोटेशनल स्टिफनेस की वैल्यू पूछी हुई है। यहाँ पे मोमेंट अप्लाई किया m। मोमेंट क्या होता है? के ए थीटा ए दिया हुआ है, तो के ए हमारे स्टिफनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 EI अपॉन L, क्योंकि इस तरफ फिक्स्ड है। अगर ये वाला एंड अगर हिंज होता तो स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती? 3 EI अपॉन L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a disadvantage of structural member? स्ट्रक्चरल मेंबर का डिसएडवांटेज। पहला, स्टील स्ट्रक्चर हैव ए लॉन्ग लाइफ इफ मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। ये तो एडवांटेज हो गया। सेकंड, एडिशन एंड अल्टरेशन कैन बी मेड इजीली हम लोग एडिशन और अल्टरेशन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, कहने का मतलब। लेकिन ये वाला आंसर, लेकिन नो रिवेट यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि रिवेट यूज नहीं होता है स्टील स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस आसान नहीं होता है। रिवेट को क्या बोलते हैं? परमानेंट फास्टनिंग बोलते हैं। इसका रिवेट का रिमूवल भी इजी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑफ, स्टील स्ट्रक्चर नीड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। फायर प्रूफ ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टील को फायर प्रूफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके कारण क्या हो जाता है? ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। फोर्थ बोल रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर है हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, ये भी इसका एडवांटेज है। सेम वेट का अगर आप कंक्रीट लोगे और उसी वेट का स्टील लोगे तो स्टील हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों तो एडवांटेज है, ये गलत बात है, और ये हो जाएगा डिसएडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट।
द सेक्शन मॉडुलस ऑफ गैंट्री गर्डर इज गिवन एज द रेशियो ऑफ। सेक्शन मॉडुलस मतलब Z। गैंट्री गर्डर क्या होता है? इकाई सेक्शन। तो सिंपली आई सेक्शन की बात कर रहा है। एक पेज ऐड किया। बेंडिंग इक्वेशन सबको पता है क्या होती है? M/I इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन Y। आई को इधर करेंगे, सिग्मा बी को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? M अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। आई अपॉन वाई का क्या बोलते हैं? Z सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। मोमेंट अपॉन बेंडिंग स्ट्रेस। ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? परमिसिबल 0.66 अपॉन Fy। अगर माइल्ड स्टील के लिए निकालेंगे Fy हो जाता है 250, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 165 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। m क्या है? m को मिनिमम लेते हैं या मैक्सिमम? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि फॉर स्ट्रेंथ ज़्यादा अगर हमको चाहिए तो z की वैल्यू हमको ज़्यादा देनी पड़ती है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखना पड़ता है। तो z ज़्यादा कब होगा? जब मोमेंट मैक्सिमम होगा। z ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए मोमेंट को मैक्सिमम लेते हैं। बेंडिंग जब आई सेक्शन में कब आता है? जब हम लोग वर्टिकल लोड लगाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लोड लगाने के कारण क्या आता है? उसमें शियर आता है। वर्टिकल लोड लगाने से ही बेंडिंग आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा यूज करते हैं? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल लोड्स टू द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस एट 0.66 Fy। सेकंड में तो बोल रहा है मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, इसमें भी बोल रहा है मिनिमम, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। हॉरिजॉन्टल लोड ये भी कैंसिल हो जाता, इसमें वर्टिकल है लेकिन मिनिमम बोल दिया। डी और ए में है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसमें क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल लोड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होगा, वर्टिकल लोड अभी हमने देखा। हेंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The advantage of providing shear key in the retaining wall is to account for। shear key क्यों प्रोवाइड किया जाता है? पहले देखते हैं कि रिटेनिंग वॉल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। दो अलग अलग लेवल पे अर्थ मास को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये अर्थ मास है, ये अर्थ मास है, दोनों अलग अलग लेवल पे हैं, इनको रिटेन किया हुआ है ये रिटेनिंग वॉल। इस कंपोनेंट को बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं टो स्लैब, इसको बोलते हैं हील स्लैब, और ये है हमारी शियर की, ठीक है। शियर की प्रोवाइड करते हैं स्लाइडिंग को रोकने के लिए। स्लाइडिंग को रोकने के लिए शियर की प्रोवाइड किया जाता है। ये अर्थ मास है, ये इधर इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। कैसा प्रेशर लगेगा इसमें? एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर करने के कारण इसमें स्लाइडिंग आएगा। स्लाइडिंग को रोकने के लिए प्रोवाइड किया है शियर की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्टिव प्रेशर ऑफ द ब्रेक फिल्ड ड्यू टू सरचार्ज। एक्टिव प्रेशर एक्ट करता है जिसके कारण स्लाइडिंग होती है और इसको प्रिवेंट करता है हमारा शियर की। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।